हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि इस देश में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो दलित है, पिछड़ा है, जो कमज़ोर है, जो आदिवासी है, महिलाएं हैं, या जो भी इस तबके में आता है जिसको हम लोग आर्थिक या सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्ग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं। और मूलतः इस पूरे डिस्कशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व का अधिकार सुनिश्चित करने की बात संविधान में की गई है, आर्टिकल 15 और 16 में, जिसे आजकल हम लोग उसे आरक्षण के नाम से जानते हैं, तो आरक्षण कैसे इस देश में ख़त्म किया जा रहा है, उसके उसके पूरे राजनीतिक आप कह सकते हैं, या आप कहें कि बौद्धिक जो तौर तरीके हैं, किस तरह से उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और कैसे ख़त्म किया जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। उसका एक्सरे हम लोग करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। आप जानते हैं कि संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद, संविधान बनने के पहले का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था, उस समय भी आप जानते हैं कि किस तरह से इस सवाल को, जो प्रतिनिधित्व का सवाल था, उस सवाल को, समाज सुधार का जो सवाल था उस सवाल को, या आप कहें कि जो जाति प्रथा के अंत का सवाल था उस सवाल को किस तरह से साइड लाइन किया गया और एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया राष्ट्रीय आंदोलन के नाम पर, जहां ये सवाल ही डिस्कस ना हो पाए, उस पर कोई बहस, उस पर कोई चर्चा ही ना हो पाए, ताकि वो एक सवाल ही ना बन पाए, एक मुद्दा ही ना बन पाए राजनीति में, या आप कहें कि राष्ट्र के निर्माण में। निश्चित तौर पर दलितों और आदिवासियों के लिए एक नेता के तौर पर, एक राजनेता, बौद्धिक नेता कहें, या संविधान निर्माता के तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्हीं के प्रयासों से संविधान में संवैधानिक प्रोविज़न जो है, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में और सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में SC/ST का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, लेकिन उस समय ये बहुत सारे जानकार मानते हैं कि किसी OBC नेता को ना तो खड़ा होने दिया गया। उस समय की जो भी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी जो कही जाती थी, अभी की कांग्रेस पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी नेता को इस रूप में खड़ा नहीं होने दिया गया OBC के, जो सामाजिक न्याय की बात कर सके, आरक्षण की बात कर सके, प्रतिनिधित्व का बात कर सके। और जो किया भी, ऑल इंडिया बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन बना करके जिन लोगों ने किया भी, उनको पूरी तरह से कांग्रेस ने को ऑप्शन के पॉलिटिक्स के द्वारा अपने एक विचारधारा के अंदर, नैरेटिव के अंदर समाहित कर लिया, ताकि वो सवाल कभी मुद्दा नहीं बने, जनता का मुद्दा नहीं बने। जनता का मुद्दा खत्म करने और नहीं बनने देने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उस नेता को आप मिला लीजिए और उसको कोई पद दे दीजिए, और इस कंडीशन पर दीजिए कि आप अपने लोगों को मोबिलाइज नहीं करेंगे। ये मूलतः जो है OBC जातियां या OBC जातियों का जो हक रहा, उनको हमेशा इस तरह से दबाने का प्रयास हुआ। उस राजनीति में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को आपके सामने बताना जरूरी है कि ये उसी समय से प्रयास रहा है कि जो पिछड़ी दलित जातियां हैं, उनके रिजर्वेशन को, उनके प्रतिनिधित्व को हमेशा दबाया जाए। भले ही राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी ज़रूरत थी, मास मोबिलाइजेशन के लिए उनको सामने लाना जरूरी था, लेकिन उनके जहां हक देने की बात आई, वहां पर उन्हें तोड़ने वाला कहा गया, उन्हें जातिवादी कहा गया। जबकि सच्चाई ये थी कि जो वर्ग इन जातियों के प्रतिनिधित्व के मांग को इनकार कर रहा था, वो स्वयं में अपने जातीय इंटरेस्ट को, जातीय डोमिनेंस को बनाए रखना चाहता था। और ये चाहता था कि दूसरे नैरेटिव के अंदर इस नैरेटिव को, या दूसरे नैरेटिव के द्वारा इस पूरी विचारधारा को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को दबा दिया जाए। और आज वो इस देश में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कहें कि डाइल्यूट करने में, उसको पीछे खींचने में।
और आज वो सरकार जो आज इनकम्बेंट सरकार है वो आज खुलेआम कर रही है, और उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो शुरू से ही आरक्षण की विरोधी रही है। अब जानते हैं कि 90 की सरकार जो गिरी थी बीपी सिंह की, वो कैसे गिरी थी, क्यों गिरी थी, उसके पैरेलल हिंदुत्व का राजनीति कैसे शुरू किया गया, राम मंदिर का आंदोलन कैसे शुरू किया गया, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है। आज इस देश में जो तर्क दिया जाता है मेरिट के आधार पर अपॉइंटमेंट का, कहीं भी मेरिट का आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए कि कहाँ पर मेरिट की व्यवस्था है। सारे बड़े बड़े संस्थानों के जो वाइस चांसलर हैं, हेड हैं, चेयरपर्सन है, सब एक पार्टिकुलर विचारधारा और एक पार्टिकुलर संगठन के रिकमेंडेशन पर, उनका एक बैकग्राउंड उठा के देखिएगा तो पूरा का पूरा अफिलिएशन आपको पता चलेगा कि उस संगठन से है। वो केवल इस वजह से किसी संस्था का प्रमुख है क्योंकि वो किसी संगठन से बिलोंग करता है, किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। वही हाल यूनिवर्सिटीज के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट में है। कहाँ है मेरिट, कहाँ है ऑब्जेक्टिविटी, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी। एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है इस देश में, सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है इस देश में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी ऊपर बैठ के काम करता है और रिकमेंड करता है कि किस विचारधारा के लोगों का अपॉइंटमेंट कहाँ होना चाहिए। इस चीज़ को आज हमें समझना है कि तो 2-3 चीज़ें हमें समझनी होंगी। और सबसे पहला ये कि जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है आज, उसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाहता है कि इस देश में एक खास धर्म की का डोमिनेंस बने, उस विचारधारा पर आधारित राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, वो कभी भी जाति आधारित आरक्षण का सपोर्टर नहीं रहा है। वो हमेशा आर्थिक आधार पर इस बात का वकालत करता रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा, लेकिन मंडल कमीशन ने इसे खारिज कर दिया था। इसका वजह ये था कि यहाँ पर पिछड़ापन, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर शोषण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर होता है। आर्थिक आधार पर अगर वैसा होता तो छोटे मोटे पुजारी, पंडितों या मौलवियों की पूजा नहीं होती, उनका एक अथॉरिटी नहीं होता। इस बात को समझने की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ा अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा तो इस देश में कोई नहीं हुआ, लेकिन उनका उतना लिखा होने के बावजूद भी उनको किस बात से इंगित किया जाता रहा। उनके बायोग्राफी को पढ़िए, आपको सारी बातें पता चलेंगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि संविधान में इसकी व्यवस्था की गई, लेकिन व्यवस्था किस रूप में की गई। SC/ST के लिए तो मान लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर और लोगों की वजह से उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई, उन्हें डिफाइन किया गया, लेकिन OBC को डिफाइन ही नहीं किया गया। और नेहरू की सरकार से लेकर के 90 तक इम्प्लीमेंटेशन होने तक, BP मंडल का कमीशन बनने तक, मंडल कमीशन बनने तक हमेशा प्रयास रहा कुछ लोगों का, कुछ जातियों का, कि कभी भी OBC को डिफाइन न कर दिया जाए। एक प्रिसाइज डिफिनेशन कभी आने ही नहीं दिया गया। इवन जो आयोग बने यहाँ पे, काका कलेलकर आयोग या जो भी आयोग बने, काका कलेलकर आयोग जो बना वो OBC का फर्स्ट कमीशन था, लेकिन उस OBC वर्ग के लोगों में कोई सक्षम नहीं था शायद कि काका कलेलकर आयोग या जो भी OBC फर्स्ट कमीशन जो कमीशन बना, कलेलकर कमीशन, उसका चीफ भी एक ब्राह्मण को बनना पड़ा। और खुद ये जानते हुए कि इस देश में जो डिस्क्रिमिनेशन है, प्रतिनिधित्व का सवाल है, वो जातीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जातीय शोषण से जुड़ा है, और जाति को बिना एड्रेस के, बिना क्राइटेरिया बनाए आप प्रतिनिधित्व के सवाल को, शोषण के सवाल को, डिस्क्रिमिनेशन के सवाल को एड्रेस नहीं कर सकते। उसका खुद का जो अध्यक्ष था, उसी ने इस तरह की व्यवस्था करने, रिजर्वेशन की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया। बाद में मंडल कमीशन बना जनता पार्टी की सरकार में, और उसे भी पेंडिंग हमेशा रखा गया, हमेशा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उस समय के नेता प्रतिपक्ष जो थे राजीव गांधी, उनका तो 2 घंटे का भाषण है आपके रिकॉर्ड में कि उन्होंने इसके खिलाफ स्पीच दिया था। आज भले ही कांग्रेस इस बात की व्याख्या करे, जातीय जनगणना की व्याख्या करे, सपोर्ट करे या रिजर्वेशन की बात करे, लेकिन इनका भी इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है रिजर्वेशन के मामले में।
और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज भले ही अभी की सरकार कहे कि हम ओबीसी के सरकार हैं, ओबीसी का प्रतिनिधित्व दी है, लेकिन आज भी ब्यूरोक्रेसी से लेके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक आप उठा के देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईएम, आईआईटीज, क्या स्थिति है आपके ओबीसी एससी एसटी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन का। जुडिशियरी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप संख्या बल में वोटिंग का वोट अगर आप करते हैं, उस संख्या को समझते हैं, तो निश्चित तौर पर एससी एसटी ओबीसी आज असर्टिव हुआ है। लेकिन आज भी देख लीजिए, राजनीतिक स्वतंत्रता उनको तो मिल गई, राजनीतिक अधिकार मिल गया, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार आज भी नहीं मिला है। उनका जो मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो आज भी नहीं है। और आज है भी, उनको सत्ता में, चाहे एकेडमिक्स में, चाहे इंस्टीट्यूशन में, वो भी किया जा रहा है। तो सबसे पहले उनसे आइडियोलॉजी करने की बात कही जा रही है कि आप इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं तभी हम आपका वो लेंगे। और वैसी सारी चीज़ें खास करके वैसे जगहों पे सबसे ज़्यादा डोमिनेट दिख रही हैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ होता है। आप जानते हैं एनएफएस के बारे में, नॉट फाउंड सुटेबल, ये कौन सा कैटेगरी है जानते हैं आप? ये समझिए एक नया कैटेगरी है जो इंडिया में जो भी डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, क्लास ग्रुप्स हैं, वो दलित पिछड़ों को छांटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई डेफिनेशन किसी लॉ में नहीं दिया गया है। डीओपीटी के किसी रूल्स में कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि जनरल कास्ट का जो पैरामीटर है, जो कट ऑफ मार्क है, अगर उस चीज़ को ओबीसी एससी एसटी पार नहीं कर पा रहा है तो उसको आप क्या करें, कम थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन करके, मतलब उससे मार्क्स कम करके उनको एडजस्ट करें, उनको लें। लेकिन वो भी कैंडिडेट इनको नहीं मिलता है क्योंकि उसमें बैठे हुए लोग जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि कभी इनका सिलेक्शन हो, ये कभी सचिवालय में बैठें या सरकारी सिस्टम में आएँ। अति तो तब हो जाती है जब यूपी जैसे स्टेट में टीचरों की इतनी बड़ी वैकेंसी निकलती है और उसमें जो संवैधानिक रिक्वायरमेंट है 27% रिजर्वेशन देने का और 22% सब मिला के एससी एसटी का देने का, वो भी सीट आप नदारद करके ओपन कैटेगरी में घोषित कर देते हैं। संविधान का खुला खुला उल्लंघन होता है और इस देश में प्राइम मिनिस्टर से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर तक चुप रहता है। जब लोग रोड पर आते हैं तब उसमें पिटीशन फाइल होता है, लोग विरोध करते हैं, तब जाकर के हाई कोर्ट के द्वारा उसे वो कराने का प्रयास हो रहा है। ये क्या बताता है? जो सरकारें आपके वोट से चुनी गई हैं, वो सरकारें जानबूझकर आपके हकों की हकमारी कर रही हैं, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं। 2-4 एमएलए बन गए, 2-4 एमपी बन गए, 2-4 लोग का सिलेक्शन हो गया और उसी से वो समझते हैं कि हमारे पूरे समाज का कल्याण हो रहा है और उनमें बोलने की कुव्वत नहीं है। कितने ओबीसी एससी एसटी जो सरकार में शामिल हैं और बाकी लोग शामिल हैं, उनकी औकात है कि ये इसके खिलाफ बोल दें कि एससी एसटी ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, रोजगार की बात करेंगे, मात्र 2 से 3% रोजगार पब्लिक सेक्टर में है और उस पब्लिक सेक्टर में भी जितना है उसमें भी आरक्षण देने में इतनी बड़ी परेशानी है उन लोगों को जो सिस्टम में आज से हजारों साल पहले से उस पर अपना एक अधिकार समझ के बैठे हुए हैं। और जब वोट लेने की बात आती है, संख्या की बात होती है, तो आपको फुसलाया जाता है, आपको बरगलाया जाता है और आपसे वोट लिया जाता है। लेकिन जब हक देने की बात आती है आपके बच्चों को, तो वहाँ मेरिट की बात होती है। क्या होती है मेरिट? एक वैसे सोसाइटी में जहाँ पर ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच आपके धर्म के द्वारा स्थापित किया गया है, आपका धर्म ही कहता है कि ऊंच नीच में विश्वास करो, वहाँ पे आप मेरिट की बात करते हैं। वहाँ पे संसाधनों का एक वर्ग का अधिकार है, संसाधनों के ऊपर एक जाति का अधिकार है, एक अधिकार है, और उस जगह पर आप मेरिट की बात करते हैं। 1000 सालों से दूसरे के हकों की हकमारी करके और आप मेरिट बनाने की बात करते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि भले यहाँ संविधान की सत्ता है, संविधान का शासन है, लेकिन जुडिशरी से लेकर के, सरकार से लेकर के सभी लोग जो सत्ता में बैठे हैं, अब राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें अपने अधिकार को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि पिछले दिनों में जो ओबीसी एससी एसटी है वो असर्टिव हुआ है अपने वोट के माध्यम से, उनका रिप्रेजेंटेटिव जीत रहा है, विधानसभाओं में जा रहा है, लेकिन संरचना में जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर आज भी किसी खास जाति या वर्ग का कब्जा है।
वहाँ आप एकदम हैं ही नहीं। कैसे उम्मीद करते हैं कि जो कानून बनते हैं, जो संविधान में व्यवस्था है, उसको लागू करने वाले लोग अगर आपका वर्ग विरोधी है तो आपके लिए वो सारी चीज़ों को लागू करेगा? ये तो आपकी यूनिटी का कमाल है, यूनिटी और ये अवेयरनेस, जागरूकता का कमाल है कि आज उन्हें फोर्स होना पड़ रहा है वैसे सारे नीतियों को वापस लेने के लिए जो आपकी हकमारी करता है। समझिए एनएफएस क्या है, नॉट फाउंड सुटेबल क्या है। जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं जो अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करके लोगों को छांटने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें घुसने नहीं दे रहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उसी इंस्टीट्यूशन से उसी पीएचडी को पा करके कोई बंदा जो जनरल क्लास से आता है वो एलिजिबल हो जाता है, और उसी डिग्री को उसी इंस्टीट्यूशन से पाए हुए किसी ओबीसी एससी एसटी के जब अपॉइंटमेंट करने की बात होती है तो नॉट फाउंड सुटेबल हो जाता है। अब डेटा उठा के देखिए ना, जेएनयू में पिछले दिनों एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है जिसमें 14 पोस्ट निकले थे। 14 पोस्ट में आपको मालूम है 9 लोगों का एनएफएस पाया गया, और उस 9 लोग में केवल एकमात्र बंदा है जो ईवार से, और 8 लोग एससी एसटी ओबीसी हैं। आप उम्मीद क्या करते हैं, जबकि जेएनयू के बीसी खुद कहती हैं कि हम ओबीसी हैं। लेकिन 9 एनएफएस पाए गए लोगों में 8 ओबीसी एससी एसटी के हैं, और एकमात्र केवल यूआर है अनरिजर्व, जिसको जनरल आप कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में, इंटरव्यू में, सिलेक्शन में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस आधार पर इंटरव्यू में उसको कम मार्क्स दिया जाता है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप यूपीएससी का पूरा हाल देख लीजिए, कैसे लोग उसमें घुस रहे हैं, कैसे लोग उस पद पे बैठे हैं, क्या है उनकी इंटीग्रिटी ये है कि वो किसी संगठन और संस्था से संबंधित है, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया। कौन इस देश में नहीं जानता है कि सारे यूनिवर्सिटी में किन का अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसके रिकमेंडेशन पर हो रहा है? कौन नहीं जानता है कि सरकार से मजबूत एक अलग संस्था है जिसके रिकमेंडेशन पे सारे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं? और वैसे सारे लोग जो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं, पढ़ने लिखने में ठीक है, पीएचडी किए हुए हैं, पेपर पब्लिकेशन है, सब है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट केवल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उस संस्था के साथ वो जुड़े नहीं हैं, उनके विचारधारा के वो खिलाफ हैं, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा इस देश में। और तब भी ये बात करते हैं कि मेरिट का, कहाँ मेरिट रह गया इस देश में? इस देश में कोई ऐसी स्वायत्त संस्था बता दीजिए जो सही मायने में ईमानदारी से वैकेंसी निकालती हो और अपॉइंटमेंट होता हो। इसके साथ साथ पेपर लीक के मामले, क्या बता रहे हैं सारी चीज़ों, सब चीज़ें धीरे धीरे आपके आरक्षण की व्यवस्था, आपके प्रतिनिधित्व के सवाल को डाइल्यूट किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी ओबीसी कहाँ है? किसी बड़े उद्योगपति का नाम बता दीजिए, किसी बड़े बिजनेस टाइकून का नाम बता दीजिए। आप कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके सीईओ के रूप में, सीएफओ के रूप में, एमडी के रूप में? कहाँ हैं आप? आप केवल कंज्यूमर हैं। ओबीसी एससी एसटी केवल कंज्यूमर है, सामान खरीदने वाला है केवल, वो मालिक नहीं है। ऑक्सफैम का रिपोर्ट बताता है कि इस देश में महज 1% जो लोग हैं वो 50% संसाधनों पर कब्जा किए हुए। कब तक जगिएगा? और रिवर्स जब देखिए कि 50% के पास कितना प्रतिशत तो है, तब आपका दिमाग चकरा जाएगा। किस देश में आज भी प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड गरीबी, प्रचंड असमानता है आय और धन के बंटवारे में। कहाँ खड़े हैं आप? तो अगर आपके बच्चे पढ़ लिख भी जाएंगे ना, जैसे जैसे दलित पिछड़े लोग पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सरकारी नौकरियों की संख्या घटाई जा रही है। अगर आप पढ़ लिख गए, पीएचडी कर भी लिए, सारा एलिजिबिलिटी भी आपकी है, तो सामने आपको इंटरव्यू लेने वाला बंदा जो है ना, वो आपका वर्ग विरोधी है, वो आपको कभी लेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपके जाति से नहीं आता है, क्योंकि वो आपके वर्ग से नहीं आता है। और उसके बावजूद इस देश को एक विकसित भारत बनाने की बात हो रही है। किस तरह की विकसित भारत भाई? उसमें दलित, पिछड़े और आदिवासी कहाँ खड़े हैं? महिलाएं कहाँ खड़ी हैं? जिस तरह से महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं,
कहाँ खड़े हैं? क्या विकसित भारत वह विकसित भारत जिसमें एक खास वर्ग विशेष के लोग अपने आइडियोलॉजी को स्थापित करें और वो कहें कि हम विकसित हैं? लेटरल एंट्री का सवाल, आप समझिए इस बात को। लेटरल एंट्री क्या है, क्यों लाया जा रहा है? हम ये मानते हैं कि कांग्रेस के समय में ये रिकमेंडेशन आया, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में, वो भी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, कर्नाटका से, उन्हीं ने रिकमेंडेशन दिया था। उस पर एक आप बहस खड़ी कर सकते हैं, क्यों लाया गया था। बहुत सारे लोग आज जो पॉलिटिशियन है, वो बहुत सारे लोग हैं जो उनको लेटरल एंट्री से लाया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि चलिए कांग्रेस ने लाया, कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा मतलब आप कहें कि धोखा किया है ओबीसी एससी एसटी के साथ इस देश में। हमेशा वो इनकार करती रही रिजर्वेशन देने से, हमेशा वो इनकार करती रही ओबीसी एससी एसटी के मामले को समझने और उस पर बहस करने से बचती रही। डॉक्टर अंबेडकर को क्या क्या नहीं कहा गया। संविधान सभा का बहस देखिए, उसमें ओबीसी रिजर्वेशन पे किस तरह की बातें कही गई। काका कालेलकर आयोग का जब रिपोर्ट सौंपा गया, उस समय किस तरह से जीवी पंत जो उस समय के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या कहा था, पढ़िए ना इसको। और आज राहुल गांधी जी को याद आ रहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ओबीसी को रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए, जो लिमिट है रिजर्वेशन का उसे खत्म करना चाहिए। आज तक कहाँ थे? तो ये भी समझने वाली बात है कि ये लेटर एंट्री का कंसेप्ट आखिर क्यों लाया जा रहा है, और लेटरल एंट्री के थ्रू आते कौन लोग हैं भाई? कौन? बिजनेस वाले, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग। कॉरपोरेट सेक्टर में कौन काम करता है? कॉरपोरेट सेक्टर में वो काम करता है, उन कंपनियों में वो काम करता है। और कॉरपोरेट सेक्टर होता किस लिए? कॉरपोरेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है, उसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है। और भारत में जो प्रशासन चलता है उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उसमें प्रॉफिट जो होता है ना, लाभ कमाना, उसका पर्पज नहीं होता। तो लाभ कमाने वाले सेक्टर से आप लोगों को ला करके कहाँ ला रहे हैं? सरकार में, सीधे अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, आईएएस का, कैबिनेट का आप उसको बर्थ दे रहे हैं। और प्रॉफिट करने वाला बंदा अगर आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा तो जनता की भावना समझेगा, जनता की समस्या समझेगा, नहीं समझेगा। वो कॉर्पोरेट तरीके से काम करेगा, उसको टास्क दिया जाएगा, टास्क को बस पूरा करना है। क्या है पब्लिक सेंटीमेंट, क्या है लोगों का राइट, कौन किस वर्ग से आता है, किस जाति से आता है, क्या डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ, वो कभी नहीं सोचेगा। एक डेमोक्रेसी में जहां लोगों का विल, लोगों का अधिकार सुप्रीम है, वहां पे आप ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनका पब्लिक से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नेताओं का एक कंट्रोल होता है, वो अपने तरीके से उनसे काम करा पाते हैं। लेकिन प्रॉफिट मोटिव से काम करने वाले लोग अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो क्या वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे नेताओं का? इसे समझने की जरूरत है। और इस तरह से आप और एक पॉइंट समझिए लेटरल एंट्री में कि ये कैसे हो रहा है। आपके यहाँ 13 पॉइंट रोस्टर की बात होती है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन, वहाँ 13 पॉइंट रोस्टर होता है। बड़े बड़े जगहों पे 100 पॉइंट रोस्टर होता है, और बड़े इंस्टीट्यूशन में 200 पॉइंट रोस्टर्स होता है। और रोस्टर के आधार पर डिसाइड होता है कि कितने सीटों के बाद एक सीट ओबीसी का होगा, फिर एससी का होगा, फिर एसटी का होगा। आप जो लेटरल एंट्री जो कि वापस ले लिया गया, उसका जो वैकेंसी निकला था उसको आपने समझा क्या? लेटरल एंट्री में 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकली, और जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, रोस्टर सिस्टम, अगर 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से वो करते हैं तो चौथा या पांचवा पोस्ट, 3 पोस्ट के बाद, 3 शुरू के 3 पोस्ट में कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता। और जो चौथा या पांचवा सीट होता है उस पर पहला सीट मिलता है रिजर्वेशन का ओबीसी का, क्योंकि 27% रिजर्वेशन है। तो 27% का अगर 13 पॉइंट रोस्टर हम लेके चल रहे हैं तो 13 सीट में जो है 27% का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, 22% का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो शुरू का 3 सीट पे कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता। और ये जो रिजर्वेशन है
तभी लागू होगा जब एक डिपार्टमेंट में 13 सीट आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और डीओपीटी का रूल है कि शुरू के 1, 2, 3 पोस्ट पर किसी डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन नहीं होता, चौथे पोस्ट से शुरू होता है। और देखिए चालाकी भारत सरकार की क्या की, डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक पोस्ट पर लेटरल एंट्री के अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा निकलवाया गया, जहां की रिजर्वेशन लागू ही नहीं होगा। और मूर्ख बनाने वाली बात लोगों का यह है कि इनका मीडिया सेल इसी पे काम कर रहा था और बोल रहा था कि इस 45 पोस्ट में रिजर्वेशन लागू होगा। ये किनको मूर्ख बना रहे हैं, आप समझिए इस बात को। शुरू के 3 पोस्ट पे रिजर्वेशन का प्रोविजन ही नहीं है इस देश में। चौथा पोस्ट पहला पोस्ट होता है जिस पर रिजर्वेशन मिलता है। और ये सारे डिपार्टमेंट में एक पोस्ट पर एडवर्टीजमेंट निकालें, एक पोस्ट के लिए। और एक पोस्ट किसी डिपार्टमेंट में अगर निकलता है तो उस पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता। और इस देश में प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हम ओबीसी हैं। क्या गिनाया जाता है इस देश में कि पूरे मंत्रिमंडल में 27% ओबीसी है, 22% SC ST है, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि इन नीतियों का वो विरोध कर सके। जो शामिल भी हैं सरकार में या उस पार्टी में, उनकी औकात नहीं है कि अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के इन नीतियों के खिलाफ बोल सके। ये ध्यान दीजिए, एक तरह से पूरे सिस्टम का, पूरे आपके राज व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन है। जो राज व्यवस्था है उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, उसका व्यवसायीकरण हो रहा है। अरे भाई, अगर आपको लेटरल एंट्री करना था तो प्रॉपर रोस्टर फॉलो करते ना, उसमें रिजर्वेशन लागू करते। इनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के समय का लाया हुआ है, तो भाई आप ढोल पीटते हैं ना कि हम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको खत्म क्यों नहीं किया आपने? इस लेटरल एंट्री सिस्टम में ये जो खामियां हैं कि रिजर्वेशन आप नहीं दे रहे हैं, संविधान विरोधी जो आप काम कर रहे हैं, उसको खत्म आपने क्यों नहीं किया? इसे समझने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से उन लोगों को शामिल किया जाएगा पूरे सिस्टम में जो इस विचारधारा को संविधान से भी ऊपर मानते हैं। अब जानते हैं, कुछ दिनों पहले आपके केंद्र सरकार ने जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो सर्विसेज में हैं, उनको ये जो रोक लगी हुई थी कि आप किसी आरएसएस में शामिल होने से अपने आप को अफिलिएट नहीं करेंगे या शामिल नहीं होंगे, उस पर रोक हटा दी। पूरी तरह से एक आइडियोलॉजी के लोगों को सरकार से लेके, संस्था से लेके हर जगह, अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट एजेंसी रह ही नहीं गया है ना इस देश में। कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं, एनटीए देख लीजिए, बाकी संस्थाएं जो परीक्षा कराती हैं उनका हाल देख लीजिए, सब पर वैसे लोगों को भरा गया है जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर के चलते हैं और बाकी सारे न्याय के सिद्धांत को हाशिए पर रख देते हैं। वैसे लोग पूरे संस्थाओं पर कब्जा बनाए रखे हैं और उस परिस्थिति में आपका सामाजिक न्याय या आरक्षण के माध्यम से आपका सिस्टम में अपॉइंट होना कितना मुश्किल होता जा रहा है, कितना मुश्किल होता जा रहा है। और लेटरल एंट्री के जस्टिफिकेशन के माध्यम से आपके इस संवैधानिक अधिकार को पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। VC के अपॉइंटमेंट से लेकर के, प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट से लेकर के, कहीं भी कितना भी आप पेपर पब्लिश करा लीजिए, कितना भी क्वालिफिकेशन आप रख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है अगर इन सब के बावजूद अगर आप उस आइडियोलॉजी में के हाँ में हाँ नहीं बढ़ते। यही नहीं, आपके सोशल मीडिया को खंगाला जा रहा है। आपका क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता, आप कितने जानते हैं ये कोई नहीं मायने रखता है। आप पूर्व में किस एक्टिविटी में शामिल रहे हैं, कि किसी पार्टिकुलर आइडियोलॉजी की आलोचना किए हैं, ये सब खंगाला जा रहा है। इवन कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ संस्थाएं जो केंद्र सरकार की हैं उसमें जाति के सवाल पर रिसर्च करने से रोका जा रहा है। कास्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण के ऊपर कोई बात करे तो उस रिसर्च प्रपोजल को पास ही नहीं होने देना है, ताकि सवाल ही नहीं उठे, कोई रिसर्च ही नहीं हो कि यहाँ के संसाधनों पर किस वर्ग और जातियों का पूरा एकाधिकार बना हुआ है।
ये परिस्थिति आ गई है इस देश में, और फिर भी हम ये रट लगाए हुए हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु बनने में कोई बुराई नहीं है, विकसित भारत बनने में। क्या इसी तरह का विकसित भारत बनेगा जो असमानता पर आधारित है, जो शोषण पर आधारित है, जो संस्थाओं में किसी एक जाति और वर्ग के एकाधिकार पर आधारित है, जिसमें संसाधनों पर किसी एक जाति और वर्ग का एकाधिकार बना हुआ है, उस पर आधारित है? उसी तरह का विकसित भारत ना, उसी तरह का विश्व गुरु, जहां महिलाओं के साथ इतने कानून बनने के बाद भारतीय न्याय संहिता आपने बना दिया, उसमें आप कोटेशन बहुत भरते हैं, देते हैं कि ये महिलाओं और गरीबों के लिए। कहां है महिलाएं सुरक्षित? कहां है महिलाएं सुरक्षित? कहां है दलित सुरक्षित? कहां पिछड़ा सुरक्षित है? सबसे ज्यादा तो रेप की घटनाएं और इस तरह की घटनाएं उन्हीं के साथ होती है। कहां है आपके सिस्टम में वो खड़े? कहां है न्याय उनके लिए? और जो थोड़ा बहुत संविधान में इसका प्रावधान भी है, उसको भी आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा है, वो भी एक तरह से वैसे वर्ग को क्रिएट करना है उनके अंदर, उन SC ST के बीच में, जो उनको कंट्रोल कर सके, उनको कर सके, डिवाइड किया जा सके और उन पर रूल किया जा सके। उनको एक वोटिंग ब्लॉक के रूप में बनने से रोकने का ये सारा प्रयास हो रहा है। तो दोस्तों, इन सब चीजों के साथ साथ जो लेटरल एंट्री है, नॉट फाउंड सुटेबल है, ये आज के जो ब्राह्मणिकल फोर्सेज हैं, जो समाज में समानता नहीं चाहते, समानता प्रतिनिधित्व में समानता नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि दलित पिछड़ा वर्ग, जिनका 100 सालों से हम लोगों ने शोषण किया है, वो सिस्टम में घुस जाए, उनका ये खोजा हुआ तरीका है लेटरल एंट्री, NFS। और अब क्या हो रहा है? सब चीज़ों को प्राइवेटाइज करिए, क्योंकि उनके बेटा बेटी लोगों ने शुरू में ही एडुकेशन ले लिया है बड़े बड़े संस्थानों से, तो कॉरपोरेट सेक्टर में भी अपना डोमिनेंस, एक अधिकार बना रखे हैं। तो सरकार के जितने साधन संसाधन है, उसको सबको प्राइवेटाइज कर दीजिए। तो प्राइवेटाइज करने से किसको मौका मिलेगा? आपके और हमारे लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, और पढ़े लिखे भी हैं तब भी उनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन संस्थाओं पर उनका अधिकार है। सिस्टम को चलाने में, ब्यूरोक्रेसी में उन्हीं का एक अधिकार आज भी है। जो योजनाएं फेल हो रही हैं उनकी वजह से हो रही है, वो नहीं चाहते कि कभी ये आप तक पहुंचे। केवल इस बात से खुश मत होइए कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया तो सब कुछ मिल गया। नहीं मिला है आपको कुछ। केवल राजनीतिक सत्ता आ जाने से आपको मुकम्मल प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता, उस मुकम्मल प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। और वो लड़ाई तभी हो सकती है जब इसकी लड़ाई राजनीतिक बने। निश्चित तौर पर राजनीतिक आपको पावर मिला है बहुत सारे जगहों पर, आप मजबूत हुए हैं, लेकिन उस मजबूती को आप दूसरे जगहों पर अपने प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करिए, जो कि राजनीतिक लड़ाई है। 13 पॉइंट रोस्टर के लिए जो लड़ाइयाँ हुई, SC ST प्रिवेंशन एक्ट को डाइल्यूट करने के खिलाफ जो लड़ाइयाँ हुई, अभी SC ST कैटेगराइजेशन के खिलाफ जो मोबिलाइजेशन चल रहा है, मंडल आयोग विरोधी जो लोग थे उनके खिलाफ जो मोर्चेबंदी हुई, अभी लेटरल एंट्री को वापस लेने के लिए जो विरोध हुआ, इसी तरह का विरोध, इसी तरह का लोकतांत्रिक विरोध, शांतिपूर्ण विरोध आपको करना होगा। राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा आरक्षण को, राजनीतिक मुद्दा बनाना होगा कास्ट सेंसस को। यही नहीं, जुडिशियरी भी इसमें कम नहीं है। अब जानते हैं कि जुडिशियरी जब पंचायत में रिजर्वेशन की बात होती थी तो उसमें क्या कहती थी, बहुत सारे स्टेट में जो पंचायत रिजर्वेशन खारिज किया गया कि आपके पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। और बिहार सरकार ने जब डेटा देने की बात की और उसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोकी लगाने से मना कर दिया। कैसा है जुडिशियरी? क्या ट्रांसपेरेंसी है जुडिशियरी का? क्या जस्टिस है? और इस जजमेंट में जो सब कैटेगराइजेशन का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें भी तो कह सकती थी केंद्र सरकार से कि भाई सबको अगर सही प्रतिनिधित्व देना है तो सबकी जानकारी, सबके शिक्षा के बारे में, वेल्थ के बारे में, क्या उनके पास है नहीं है, कितने शिक्षित हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट कराइए। सेंटर को डायरेक्शन दिया जा सकता था ना।
जो जुडिशरी तो बाकी सारे चीज़ों में डायरेक्शन देती है, लेकिन इसमें उसका कंसाइंस क्यों नहीं डोला? हर जगह जुडिशरी डेटा की बात करती है, और जब डेटा देने की बात होती है, डायरेक्शन देने की बात होती है, तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर आ जाता है। लेकिन उनका जब मन कर देना कि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर लागू नहीं होता, शक्ति के विभाजन के सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो जैसा इंटरप्रिटेशन करे, व्याख्या करे, वही कानून बन जाता है। तो यहाँ के बहुसंख्यक जनता को भी समझना होगा कि कानून की व्याख्या हम कैसे करें। हमारी लड़ाई जमीन पर लड़ी जानी है। अगर ये राजनीतिक लड़ाई नहीं बनेगा ना, आरक्षण, आपका प्रतिनिधित्व, तो ये ध्यान रखिए कि पूरे सिस्टम में ऊपर से नीचे वही बैठे पड़े हैं जो कि आरक्षण विरोधी हैं, और जो आपके लोग चुन करके जा रहे हैं उस पार्टी के अंदर, उस संस्था के अंदर, उस विचारधारा में, उनकी औकात नहीं है कि उनके एजेंडा के खिलाफ वो बोल रहे हैं। उसी एजेंडा को लागू करने के लिए उनको बनाया गया है। वो आएंगे सामने और कहेंगे कि हम ओबीसी हैं इसलिए, और हम ओबीसी के नाते ये एजेंडा लागू कर रहे हैं। करवाने वाला कोई दूसरा है। उसके अदृश्य विचारधारा को और हाथों को समझिए आप, और उनसे लागू कराएगा, और बाद में कहेगा कि आप ही के तो लोग लागू किए थे, आप ही के तो समाज के मुख्यमंत्री थे, आप ही के समाज के तो प्रधानमंत्री थे। बात एजेंडा की है, बात विचारधारा की है। किसी जाति और किसी वर्ग से आने वाले से केवल नहीं हो जाएगा। वो किस तरह का एजेंडा लागू करता है, किसके एजेंडे पर बात करता है। बहुत सारे एमएलए एमपी हैं SC ST OBC समाज से आते हैं, और जिस सत्ता में वो बैठे हैं, सत्ता पक्ष के तरफ से, जिस सत्ता पक्ष की तरफ से बैठे हैं, क्या उनकी औकात है क्या कि खुलकर किसी मुद्दे पर बोल दें? नहीं है। सवाल पूछते सरकार से, पूछे कि क्यों NFS हो रहा है। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है, क्योंकि उनको डर है कि लोग समझने लगे, लोग जानने लगे हैं कि आप सरकार में हैं, लेकिन आपकी औकात नहीं है कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा आप करा सकें। तो जब उनको डर होता है कि वोट हमारा खत्म होगा, वोट नहीं देंगे लोग, तब वो सामने आते हैं और बोलते हैं। कुछ उससे रिलीफ होता है, सरकार फैसले वापस ले लेती है, उस पर फिर से रिकंसिडरेशन होता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा ग्रे एरिया है जहां पर आज भी आवाज नहीं उठ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं। कैसे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा अगर कोई आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, बैंक्स लोन नहीं देते, ब्यूरोक्रेट्स उसके नहीं सुनते। आज भी वही मानसिकता है कि हम ब्यूरोक्रेट हैं, हम इस जाति से, इस वर्ग से आते हैं, तो हमसे सुपीरियर कोई नहीं हो सकता। तो इस देश में दिनों दिन सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है आपके संविधान का, उसको पूरी तरह से कमजोर किया जा रहा है। और आज ये हाल हो गया है प्रतिनिधित्व और आरक्षण का कि तरह तरह के हथकंडे अपना करके उसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक जो चीज है वो ये है, एक खास विचारधारा को, जो कि सामाजिक न्याय और जातीय और वर्गीय शोषण को सपोर्ट करता है, आज सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट और इस तरह के कार्यविधि पर नजर उसकी है और उसके थ्रू किया जा रहा है, जहां किसी भी सामाजिक न्याय का आप उम्मीद नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से तुला हुआ है कि सामाजिक न्याय, आरक्षण का पूरा सिस्टम, उस पर इतना सवाल उठा दिया जाए, उसको मतलब एक तरह से निगेटिव वे में आप कह सकते हैं कि उसको नकारात्मक रूप में पेश किया जाए, ताकि लोग खुद जो आरक्षण मांगने वाले हैं, जिनका ये अधिकार है, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो खुद ही इसको डाउट की नज़र से देखने लगे। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। इस नैरेटिव को आपको समझना होगा, और जब तक इस नैरेटिव को नहीं समझते हैं, तब तक आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। और एक बात ध्यान दीजिए, शायद यही मौका है ये समझने का कि बिना सामाजिक न्याय और आरक्षण के लड़ाई को लड़े इस देश में प्रतिनिधित्व का सवाल, जाति का सवाल, जातीय शोषण का सवाल एड्रेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपको खुल करके जाति के सवाल को पूछना होगा। आपको खुल करके कहना होगा कि आरक्षण हमारा अधिकार है,
बिना आरक्षण के सामाजिक न्याय का कंसेप्ट लागू ही नहीं हो सकता। बिना आरक्षण के, समानुपातिक आरक्षण के लोगों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित हो ही नहीं सकता है। और इसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। कास्ट सेंसस के लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा, जन आंदोलन खड़ा करना होगा, और तब जाकर के एक मुकम्मल आपके पास डेटा होगा, और तब आप क्लेम कर पाएंगे कि हाँ हमें इतना रिजर्वेशन चाहिए। क्योंकि जो उस पर बैठा हुआ है ना मेरिट के नाम पे, उसका मेरिट नहीं, वो उसका विशेषाधिकार है। और जब तक वो बैठा रहेगा आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप सिस्टम के अंदर घुस सके। वो मेरिट अपने विशेषाधिकार को बचाने का के हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है। और सामाजिक न्याय वाले भी लोग इस बेकार कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस बात को समझिए, इस बात को जानिए कि आरक्षण पूरी तरह से खत्म करने का प्लान है। अगर वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से उसको किया जा रहा है। वैसे लोगों को घुसाया जा रहा है जो आरक्षण के बात पर एसर्ट नहीं करे, अपनी बात को न रखे, वो बस ये कहे कि हाँ ये विचारधारा बहुत अच्छी है और वो इस बात को करता है तो बस उसको हम अपॉइंट कर लेंगे। तो आरक्षण को प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनका विशेषाधिकार अभी तक से चल रहा है, वो लोग नहीं चाहते कि जो पब्लिक सर्विसेज है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ दलित पिछड़े पहुँचें, वो एसर्ट करें। आपको कहना होगा कि आरक्षण हमारा अधिकार है। आपको ये मानसिकता बदलनी होगी कि आरक्षण इंफीरियरिटी का सिंबल है। आपको कहना होगा कि आरक्षण हमारा अधिकार है, हमारी मांग है, हमारा वजूद है। उनके मानसिकता में मत आइए, और तब आपका आरक्षण बचेगा। बिना आरक्षण बचाए आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। निश्चित तौर पर अगर कोई कहता है कि आप आरक्षण के समर्थक हैं, निश्चित तौर पर मैं आरक्षण का समर्थक हूं, और आरक्षण इतना ही नहीं, समानुपातिक आरक्षण का समर्थक हूं। क्योंकि आज आजादी के 77 साल पूरे हो गए ना। 77 साल से तो उसी प्रोमिस पे हम लोग जी रहे हैं, सामाजिक न्याय सबको मिलेगा, सबको मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाएगा। मिला क्या? जिनकी संख्या 10% है, वो 50% सीटों पर कब्जा कर बैठे हैं, संसाधनों पर कब्जा कर बैठे हैं। 1% जो है वो 50% संसाधनों पर कब्जा कर रखा है। ये संसाधनों की लड़ाई है, और इस संसाधन की लड़ाई को लड़ना है तो आपको राजनीतिक मुद्दा इसे बनाना होगा, खुल के बोलना होगा आरक्षण के पक्ष में। कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, ये डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इसे अधिकार के रूप में आपको एसर्ट करना होगा, खुल के कहना होगा। चुप मत रहिए, सवाल करिए कि आप कहाँ हैं, हमारा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये दूसरा नहीं आएगा आपके लिए कहने के लिए। आपके पास वोट की ताकत है ना, उसका इस्तेमाल करिए। पढ़ते हैं ना, लिखते हैं ना, उसका इस्तेमाल करिए, उस इंटेलेक्ट का सवाल उठाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों के बीच शेयर करिएगा, इनरिचमेंट हो हम लोगों का, हम लोग बोलना सीखे, बात करना सीखे अपने अधिकारों पर। यही पर्पज है इन सारे वीडियो का। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।